Everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, today I'm going to start the topic the Salt March and the Civil Disobedience Movement. This is from your chapter 2 Nationalism in India. So अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप वो पार्ट्स देख लीजिए जिससे आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. बहुत फेमस रहा है सॉल्ट मार्च का इशू. ये सिविल डिसओबीडियंस के अंदर ही था. तो क्या था, महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन. महात्मा गांधी को सॉल्ट के अंदर एक ऐसा कह सकते हैं मजबूत सिंबल उनको नज़र आया कि भाई जो है पूरे नेशन को यूनाइट कर सकता है, जोड़ सकता है सॉल्ट जो है. कैसे? ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड्स. Some of these were of general interest, others were specified demands of different classes from industrialists to peasants. The idea was to make the demand wide-ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in a united campaign. 31 जनवरी को पहले मतलब सॉल्ट मार्च से पहले 1930 में एक लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को महात्मा गांधी में जिसके अंदर महात्मा गांधी ने 11 डिमांड्स रखी, शर्तें रखी जिनको वो चाहते थे कि जो इरविन है वो उन शर्तों को माने, जिसमें से कुछ तो कॉमन इंटरेस्ट की थी और कुछ जो है डिफरेंट लोगों की पर्सनल आप कह सकते हैं उनसे रिलेटेड जो डिमांड्स थी. यानी इंडस्ट्रियलिस्ट की भी डिमांड थी और किसानों की भी डिमांड थी. ये इसलिए ऐसा था, डिमांड्स उनकी ज़्यादा थी या फिर सबकी डिमांड उन्होंने इसलिए रखी उस लेटर में क्योंकि वो सबको यूनाइट करना चाहते थे. तो कैसे करते? अगर सबके बारे में बात करी जाएगी, सबका फ़ायदा होगा, तभी लोग गांधी जी का साथ देते. तो इसलिए उन्होंने पहले लेटर में सारी डिमांड्स के बारे में लिखा. अभी सॉल्ट मार्च स्टार्ट नहीं हुई है, ये इंसिडेंट उससे पहले का है. ओके. The most stirring of all was the demand to abolish the salt tax. इसमें सबसे बड़ी डिमांड जो थी, बेसिक डिमांड थी कि सॉल्ट का टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया जाए. एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने हद कर दी थी, उन्होंने सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था. अब आप ये बताइए, सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है कि हर घर में और मतलब ऑब्वियसली सब यूज़ करते हैं सॉल्ट, और अगर सॉल्ट पे भी टैक्स देना पड़ जाए लोगों को नमक के ऊपर तो कैसा लगेगा. और नमक कैसे बनता है? नमक समुद्र के खारे पानी से बनता है नमक. यानी जो फ्री में नमक बह रहा है हमारे देश के अंदर, उस नमक को खरीदने के लिए भी हमें सॉल्ट मतलब टैक्स देना पड़े उसका. तो इसलिए सॉल्ट टैक्स को ख़त्म करने की डिमांड थी उसके अंदर. 11 डिमांड में से कोई एक डिमांड. सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम्ड बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक ऑब्वियसली एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड. नो डाउट द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द government monopoly over its popular production, Mahatma Gandhi declared, revealed the most oppressive phase of British rule. टैक्स जो सॉल्ट पे लगाया गया, यानी नमक के ऊपर जो कर लगाया गया गवर्नमेंट के ज़रिए, क्योंकि वो मोनोपोली चाहते थे उसकी प्रोडक्शन के ऊपर. महात्मा गांधी ने इस चीज़ को डिक्लेयर करा और उनका जो चेहरा था ब्रिटिशर्स का, ऑपरेसिव फेस जो था, वो सबके सामने लाया. रिवील हो गया कि वो लोग कितने गिर चुके हैं. नमक जैसी चीज़ के ऊपर जो कि आसानी से अवेलेबल थी उसके ऊपर भी वो टैक्स लगा रहे थे. और हर कोई नमक यूज़ करता है तो इससे सभी को प्रॉब्लम थी. इसीलिए सॉल्ट एक ऐसा सिंबल रहा, इसीलिए सॉल्ट मार्च हुई, क्योंकि इसके अंदर सबने बढ़ चढ़ करके उस टाइम पे आप कह सकते हो महात्मा गांधी का साथ दिया, क्योंकि सॉल्ट टैक्स से कोई भी सिंगल जो पर्सन था देश का वो खुश नहीं था. महात्मा गांधी लेटर वॉज इन वे एन ultimatum. If the demands were not fulfilled by 11th March, the letter stated the Congress would launch a civil disobedience campaign. तो जब महात्मा गांधी ने अपनी 11 डिमांड वाले लेटर लिखा वाइसरॉय इरविन को, तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर हमारी डिमांड मानी नहीं जाएंगी तो हम लोग जो है एक कैंपेन करेंगे जो कि सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन होगी. साफ शब्दों में उस लेटर में लिखा था. इरविन वॉज अनविलिंग टू नेगोशिएट. वही हुआ जिसका डर था. इरविन ने उस डिमांड को फुलफिल करने से मना कर दिया, नेगोशिएट करने के लिए यानी उन सब चीज़ों पे राजी होने के लिए मना कर दिया. सो महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज फेमस सॉल्ट मार्च अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स. अब गांधी जी ने क्या करा, उन्होंने अपनी जो फेमस सॉल्ट मार्च, जिसे हम डांडी मार्च भी कहते हैं, वो स्टार्ट करी, जिसमें उनका साथ दिया कम से कम 78 उनके साथ वॉलंटियर्स थे, जो कि उनके बहुत ही आप कह सकते हो भरोसेमंद लोग थे. द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स. 240 मील वो चले फ्रॉम गांधी जीज आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी. तो ये जो मार्च थी ये स्टार्ट हुई साबरमती आश्रम से
और ख़त्म हुई डांडी पर जाकर के। डांडी गुजरात का एक कोस्टल एरिया है, तटीय इलाका आप कह सकते हो। द वॉलंटियर्स वॉक फॉर 24 days अबाउट 10 miles a day। कम से कम 24 दिन जो है ये यात्रा चली, 24 दिन में कंप्लीट हुई, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 10 मील ही चल पाते थे वो लोग, और पैदल थे, तो आप समझ सकते हो कितना टफ होता होगा 10 मील भी एक दिन में चलना। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेयर एवर ही स्टॉप्ड। जब भी वो कहीं रुकते थे, ब्रेक लेते थे, तो उनको सुनने के लिए हज़ारों से लोग वहाँ मौजूद हो जाते थे। वो जिस भी जगह रुकते थे और उनकी बात को सुनते थे। एंड ही टोल्ड देम व्हाट ही मेंट बाय स्वराज एंड अर्ज देम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। और वो सबको बताते थे महात्मा गांधी किस बारे में, स्वराज के बारे में, स्वराज की इंपॉर्टेंस बताते थे, और वो बताते थे कि कैसे ब्रिटिशर्स को जो है हमें क्या करना है, हराना है, डिफाई करना है, बट पीसफुली, यानी अहिंसा के साथ, हिंसा के साथ नहीं। On 6th April he reached Dandi and ceremonially violated the law। 6 अप्रैल को आखिरकार गांधी जी जो है डांडी पहुंच जाती हैं और वहाँ जाके वो जो लॉ है या जो उन्होंने बनाया था सॉल्ट टैक्स का लॉ, उसको वो ब्रेक कर देती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। बहुत सिंपल है सॉल्ट बनाना। उन्होंने खारा पानी लिया, उसको बॉईल करा और उसमें से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करा और ये दिखाया कि हम सॉल्ट जो है खुद अवेलेबल कर सकते हैं, वी डोंट नीड टू पे एनी टैक्स। तो ऐसे जो है ये सॉल्ट लॉ आप कह सकते हो ब्रेक हुआ बाय गांधी जी। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ से मेनली स्टार्ट होता है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कोऑपरेशन से कैसे डिफरेंट था। ऑब्वियसली सबके दिमाग में यही सवाल होगा कि नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस में क्या मतलब है। हिंदी में कहूँ तो नॉन कोऑपरेशन यानी किसी को कोऑपरेट नहीं करना, यानी असहयोग आंदोलन, सहयोग ना देना, कोऑपरेशन नहीं करना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सर्वज्ञ अवज्ञ आंदोलन, यानी किसी की आप कह सकते हो रूल्स को नहीं मानना। दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है, मैं आपको बताती हूँ अभी। पीपल वर नाउ आस्क्ड ओनली नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन। यहाँ पे सिर्फ नॉन कोऑपरेशन में कहा था कि कोऑपरेशन नहीं दे रहा, बट सिविल डिसोबीडियंस इससे थोड़ा ज़्यादा था। उसमें सिर्फ कोऑपरेशन नहीं देने की बात नहीं थी ब्रिटिश को, एज दे हैड डन इन 1921-22। यानी जो उन्होंने नॉन कोऑपरेशन में कहा था सिर्फ उतना ही नहीं करना था, बट ऑल्सो टू ब्रेक कॉलोनियल लॉज, यानी जो ब्रिटिशर्स के बनाए हुए लॉ हैं उनको भी ब्रेक करना था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, यहाँ पे लॉ आ गए हैं, नॉन कोऑपरेशन में लॉज नहीं थे, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे साइलेंटली आपको कोऑपरेशन नहीं देना था, यहाँ पे लॉज को ब्रेक करना था। दिस इज द बिग डिफरेंस। Thousands in different parts of the country broke the salt law। जब गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा तो अलग अलग जगह और लोगों ने भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करा। मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज। फिर उन्होंने खुद ही बनाना शुरू कर दिया सॉल्ट को, जितने भी इंडियंस थे, और उन्होंने ये करके दिखाया, गवर्नमेंट के सामने सॉल्ट फैक्ट्रीज लगा के दिखाई और सॉल्ट बना के दिखाया। एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लोथ वॉज बॉयकॉटेड। जैसे ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, पहला लोगों ने जो फॉरेन क्लोथ से कपड़े थे उनको बॉयकॉट करना यानी खरीदना बंद कर दिया। लिक्वर शॉप्स और पिकेटेड यानी जो अल्कोहलिक शॉप्स थी उनको भी बंद कर दिया गया। पीजेंट्स रेफ्यूज टू पे रेवेन्यू। जो किसान थे उन्होंने रेवेन्यू यानी कर्ज देने से या टैक्स देने से मना कर दिया। एंड चौकीदारी टैक्सेस भी देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन। जो विलेज में ऑफिशियल्स थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज। जो फॉरेस्ट के लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करा। गोइंग इन टू रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेज कैटल। फॉरेस्ट लॉ में क्या था कि भाई पहले लोग जंगल में रहते थे, जंगल से ही वो अपना खाना इकट्ठा करते थे, जंगल से ही लकड़ी लेते थे। पर ब्रिटिशर्स ने इस पर भी रोक लगा दी थी कि नहीं भाई आप नहीं ले सकते, जंगल की लकड़ी ये सब हमारी है। तो क्या हुआ, लोगों ने उसको ही ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया और वो ऐसी जगह जाने लगे जहाँ जाना उनका मना था, और वहाँ से वो वुड और मतलब कलेक्ट करने लगे और अपनी कैटल्स जो थी यानी अपने जो जानवर थे उनको भी वो चढ़ाने लगे। Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one। अब इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जो डर गई थी हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट, हमारी नहीं, सॉरी, मतलब उस टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और उसने क्या करा, जो लीडर्स थे उनको एक एक करके अरेस्ट करना शुरू कर दिया। उनका भाई लीडर्स भी स्ट्रॉन्ग है और यही सबको मैनिपुलेट कर रहे हैं, इन्हीं को अरेस्ट कर लेते हैं। दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस। अब जब लीडर्स को गिरफ्तार करना शुरू करा तो लोग जो हैं वो हिंसक हो गए और अलग अलग जगह पे हिंसा फैलने लगी। मैंने अब्दुल गफ्फार खान आ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, ये जो थे आप कह सकते हो मतलब इनके डिसिपल थे यानी चेले थे किसके, महात्मा गांधी के, बहुत ज़्यादा मतलब डिवोटेड यानी बहुत आप कह सकते हो भरोसेमंद। वॉज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट ऑफ पेशावर फेसिंग आर्म्ड कार्स एंड पुलिस फायरिंग। तो जो गुस्साया हुई भीड़ थी वो सारी की सारी सड़कों पर उतर आई पेशावर में,
पेशावर वॉज पार्ट ऑफ इंडिया देन, और उन्होंने फेस करा बहुत सी कार्स थी जो हथियारों से आप कह सकते हो लैस थी, और पुलिस ने फायरिंग स्टार्ट कर दी उस भीड़ के ऊपर. मैनी वर किल्ड, जिसमें बहुत से लोग मारे गए. अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वॉज अरेस्टेड, इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्ड पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशंस. महीने बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया. तो जितने भी वर्कर्स थे इंडस्ट्री के, उन्होंने शोलापुर में पुलिस जो पोस्ट थी, चौकी थी आप कह सकते हो, वहाँ पे अटैक करा. बिल्डिंग्स पर जो ब्रिटिशर्स की बिल्डिंग थी, उनके कोर्ट्स थे, उनके रेलवे स्टेशन थे, सब जगह अटैक करा. ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज ब्रिटिश रूल, यानी हर वो जगह जहाँ पे ब्रिटिश का रूल था वहाँ पे अटैक हुआ, इंडियंस ने करा. अ फ्राइटेंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद अ पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन. तो जो गवर्नमेंट इस टाइम ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो उन्होंने कैसा रिस्पॉन्ड करा होगा इस चीज़ पे, उनका रिएक्शन क्या था. तो उन्होंने बहुत बुरी तरीके से रिप्रेस करा. ब्रूटल रिप्रेशन यानी लोगों को मारना, डराना, जो भी वो कर सकते थे ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्होंने करा लोगों के साथ. पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक, जो पीसफुल सत्याग्रह कर रहे थे उनके ऊपर भी अटैक करा गया. वुमेन एंड चिल्ड्रन वो बीटन, औरतों को बच्चों को मारा गया. एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, और 1 लाख लोगों को कम से कम गिरफ्तार कर लिया गया. In such a situation, Mahatma Gandhi once again decided to call off the movement and enter into a pact with Irvin on 5th March 1931. अब फिर से हिंसा फैल गया, तो महात्मा गांधी ने ये जो मूवमेंट था आपका, इसको भी रोक दिया. और फिर एक पैक्ट था जो इरविन के साथ था, उसमें वो एंटर हुए. पैक्ट से आप कह सकते हो ट्रीटी, कुछ साइन होती है, कुछ होता है. तो वो चीज़ मतलब उस पैक्ट में वो एंटर कर गए 5 मार्च 1931 को. बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट, गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. ये पैक्ट क्या था, गांधी जी को एक बेसिकली एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी मीटिंग होनी थी, उसमें पार्टिसिपेट करना था. पार्टिसिपेट करने के लिए यानी बातचीत के लिए इरविन ने बुलाया. तो गांधी जी ने सोचा चलो देखते हैं बातचीत करके कुछ होता है. तो द कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बॉयकॉट कर दी कांग्रेस ने, मतलब जो लंदन में थी. एंड द गवर्नमेंट एग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर. तो गवर्नमेंट ने जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन सबको रिलीज़ कर दिया. और दिसंबर 1931 में गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस, वो कॉन्फ्रेंस के लिए चले गए. बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड. बट जितने भी नेगोशिएशन की उन्हें उम्मीद थी कि बातचीत होगी और कुछ चीज़ें मसले हल होंगे, पर कुछ भी नहीं हुआ, तो वो वहाँ से निराश ही लौटे. बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन. जब वो वापस आए वहाँ पे देखा कि अभी जो गवर्नमेंट है उसने एक नई साइकिल, कुछ नया स्टार्ट कर दिया है लोगों को रिप्रेस करने का. गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल, दोनों जेल में थे जब गांधी जी वापस आए लंदन से. द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, कांग्रेस को इलीगल घोषित कर दिया गया था. एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज टू प्रिवेंट मीटिंग्स, और बहुत से ऐसे तरीके अपना लिए गए थे जिससे जो लोग हैं वो मीटिंग नहीं कर पाएँ, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर पाएँ, बॉयकॉट्स नहीं कर पाएँ. विद ग्रेट अप्रीहेंशन महात्मा गांधी री लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. फिर बड़ी हिम्मत के साथ गांधी जी ने बड़े जोश के साथ फिर से जो है इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को, जिसको रोक दिया था, उसको दोबारा से उन्होंने री लॉन्च करा. फॉर ओवर ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम. फिर एक साल तक ये मूवमेंट चला, बट 34 तक आते आते जो इसका अपने मतलब कह सकते हो खूबी थी वो ख़त्म हो गई थी, लॉस्ट हो गई थी इसके अंदर. आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखूँगी. नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट, कि जो पार्टिसिपेंट्स थे वो मूवमेंट को कैसे देख रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को. मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर समझ में आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब इफ़ यू हैड